This side Dr. Pankaja, your mental health coach and relationship coach. Most of people are working, right? And they do work 12 hours or 14 hours. Tinder hai, Bumble hai, Hinge hai. You are just a one click away and you can talk to anyone, right? जिससे आप नए पर्सन से बात करना शुरू किया, बातें तो वहाँ भी खत्म होंगी. Now people are addicted to न्यू रिलेशनशिप एवरी 3rd month और 6 months. आपकी जॉब की गारंटी है चाहे आप प्राइवेट में है, पर रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि लड़की एसेक्सुअल होती है या लड़का एसेक्सुअल होता है. बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल अर्ली इजैकुलेट हो जाता है, उनका इरेक्शन नहीं होता है. बहुत सारे लोग इस बात पे बात करने से ही शर्माते हैं कि शादी से पहले हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे. तो आपने कहा कि बेबी आई लव यू, आई विल नॉट डू दिस, राइट? और फिर आप एक हफ्ते बाद वही सेम पैटर्न कर रहे हो. रिलेशनशिप में रहते रहते भी अलग से एक रिलेशनशिप चला लेते हैं. वो सोशल बटरफ्लाई होते हैं कि लोगों के बीच में जाएंगे, लोग सोचेंगे अरे इससे तो अच्छा इंसान नहीं. एक नया रिलेशनशिप आ रहा है, ब्रेड कर्मिंग, ये ओपन मैरिज कल्चर. यू नो दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग बट यू आर डूइंग इट एवरी डे. हेल्दी इन्वायरमेंट होना हो, शादी चलनी चाहिए. तुम्हारे आपस में नहीं बन रही, एक बच्चा पैदा कर लो. अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, उसको हर टाइम कह रही है लोकेशन भेजो, हर टाइम कह रही है कि मैं अपना नंबर मेरे पास लाइव रखो, लड़का और लड़की बेइज्जती फील करते हैं कि अच्छा इसी में रह लेते हैं. इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो. नमस्कार, टीआरडी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है. आज जो हमारी गेस्ट रहेंगी वो रहेंगी डॉक्टर पंकजा सिंह. डॉक्टर पंकजा के साथ आज हम दूसरी बार अपना टॉक शो कर रहे हैं, बट नए व्यूअर्स के लिए पंकजा आप अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से दीजिए प्लीज. This side Dr. Pankaja, your mental health coach and relationship coach. I practice in Gurgaon. I have my clinic at Sector 39 Mental Wellness Center. I have 2 beautiful kids and I love to ride bike and I want to travel this whole world. That is my passion. Thank you so much to having me here today. अच्छा पंकजा, जहाँ हमारी रिलेशनशिप्स की बात शुरू होती है वहाँ मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि रिश्तों में जो आज के वक्त में एक गरमाइश जिसको हम बोलते थे ना, रिश्तों की गरमाइश खत्म हो रही है, वो वार्मथ खत्म हो रही है, उसका क्या रीजन है? ऐसा नहीं है कि एकदम से खत्म हो रही है, पर धीरे धीरे वो जो लेवल ऑफ वार्मथ रिलेशनशिप का है वो खत्म होता है. क्योंकि एक तो सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं. सबसे पहले तो यही बात है कि वो लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि एक दूसरे का केयर नहीं कर पाते हैं, कंसर्न नहीं देख पाते हैं. मोस्ट ऑफ पीपल आर वर्किंग, राइट? एंड दे डू वर्क 12 hours or 14 hours. They are not able to take care of each other. And secondly, they have options around them. Like if you are not happy with your partner, you can have, different options around your office. And रही सही कसर जो है, जो एप्स हैं, टिंडर है, बम्बल है, हिंच है, इन्होंने पूरी कर दी है. बिकॉज अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड, इनसे लड़ाई हो गई है तो यू आर जस्ट अ one click away and you can talk to anyone, right? सो वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को आपस में और ऐसा सोचते हैं कि यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहीं और से बात कर रहा हूँ. बातें जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, बाकी सब जगह हो रही है. हाँ, बाकी सब जगह हो रही है. तो मैं इन लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप जो बंदा जो आपके साथ पीस में रहना चाहता है, आप उससे बात नहीं कर रहे हो और आप दूसरे किसी से बात कर रहे हो तो आप उसी से बात कर लो. हाँ, फिर इससे बात करना क्लियर हो जाओ, उसको खत्म कर दो ना. फिर आपका इंटरेस्ट ही दूसरे आदमी में है बात करने का, और वो भी थोड़े दिन ही इंटरेस्ट रहेगा. फिर आपका वो जो जिससे आप नए पर्सन से बात करना शुरू किया, बातें तो वहां भी खत्म होंगी. आपकी क्या पसंद है, ना पसंद है, आप कितना एडवेंचर चाहते हो जिंदगी में, आप क्या कर रहे हो, फन तो एक दिन खत्म हो जाना रिलेशनशिप में ना. तो वहां पे भी फिर आपको दूसरा कोई ऑप्शन चाहिए. तो नाउ पीपल आर एडिक्टेड टू न्यू रिलेशनशिप एवरी 3rd month और 6 months. दे आर नॉट कंसिस्टेंट अबाउट द रिलेशनशिप. दैट इज द प्रॉब्लम. इस हिसाब से तो आगे शादियां चलनी ही मुश्किल है. जेन जी की बात करें तो वो तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं. ऐसा नहीं है शादियां नहीं चलेंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है. मतलब एक कुछ हिस्सा खराब हो जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोग ही खराब हैं. बट आजकल रिश्ते स्टेबल रखना या फैमिली को स्टेबल रखना सबसे टफेस्ट वर्क है. आपको जॉब मिल जाती है पर सस्टेनेबिलिटी इन रिलेशनशिप नहीं मिलता है. आपकी जॉब की गारंटी है चाहे आप प्राइवेट में है, पर रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है. वो लेकिन दोनों हाथ से बना के रखनी पड़ती है. एक अकेला तो नहीं चल सकता, दोनों हाथ से चलना पड़ता है. तो दोनों साइड से मिलके अगर हम रिश्ते को चलाते हैं तो वो हम अच्छे से चला सकते हैं. दोनों तरफ से बराबर का एफर्ट लगना चाहिए रिश्ता चलाने के लिए. हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि शादी जो है ना
सामंजस्य है, समझौता नहीं है। तो सामंजस्य का मतलब क्या हुआ? बैलेंस इन एवरीथिंग। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। इट्स ऑल अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ मैरिज। यू आर इक्वल इन दिस मैरिज। मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन द मैरिज, राइट? तो सामंजस्य को स्थापित करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे जो नए बच्चे हैं ये जल्दी से कमिटमेंट नहीं लेके आना चाहते हैं रिश्तों में, शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर शादी करने के मोड़ पे पहुंचते भी हैं तो काउंसलिंग कितना हेल्प करती है इनको? प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कपल्स को, बिकॉज जो इश्यूज बाद में होने हैं, क्योंकि इश्यूज तो होंगे, दो लोग रहेंगे तो इवन माँ और बेटा रहते हैं तो भी इशू होते हैं, भाई बहन रहते हैं तो भी इशू होते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं तो भी इशू होते हैं। लेकिन जब हम किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा है, तो चाहे वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट है या फैमिलीज का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें अगर आप एक काउंसलर की हेल्प लेते हो तो काउंसलर आपको बताता है कि दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ अ गर्ल एंड दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ अ बॉय। आपकी पर्सनैलिटी में क्या माइनस पॉइंट हैं जो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप को चलाने के लिए ठीक करने पड़ेंगे, और लड़की में क्या माइनस हैं जो लड़के को कवर अप करना पड़ेगा। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज है, जो एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट है उस रिलेशनशिप की, तो वो दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम लोग इमोशनल इंटीमेसी के बारे में बात करते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। कई बार होता है कि लड़का कहता है मुझे तो बच्चे चाहिए नहीं, और कभी कभी लड़की कहती है मुझे तो 2 बच्चे चाहिए। तो आप जब इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर ही नहीं हो शादी से पहले, तो बाद में फिर लड़ाई होगी, क्योंकि लड़का तो कहेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था बच्चे नहीं चाहिए, अब तुम कह रही हो मुझे बच्चे चाहिए। तो अगर हम इन 5-6 एस्पेक्ट्स पे पहले ही बात कर लें तो ये रिश्ता बहुत लंबा और बहुत सुदृढ़ मतलब चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। पंकज, जो आपने एस्पेक्ट बताए हैं, फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी एटसेट्रा, उनके बारे में थोड़ा फुल फ्रेम करके बताओ कि ताकि लोगों को समझ में आ सके कि ये क्या बातें हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम इमोशनल इंटीमेसी के बारे में बात करते हैं, तो इमोशनल इंटीमेसी का है कि आप एक दूसरे को कितना सुनते हैं, एक दूसरे से कितना बात करना पसंद करते हैं, एक दूसरे को कितना केयर की जरूरत है। हो सकता है कि लड़की को बिल्कुल भी अपनी केयर करवाना पसंद ना हो या लड़के को पसंद ना हो, पर एक को पसंद हो सकता है। तो आप कितना ज्यादा संतुलन बना सकते हैं एक दूसरे के साथ। केयर है, कंसर्न है, सुनना है, लिसनिंग है, टॉकिंग है, डीप कन्वर्सेशन है, ये हमारे इमोशनल इंटीमेसी के पार्ट हैं। अब बात करते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम का, फिजिकल इंटीमेसी। कई बार ऐसा होता है कि लड़की एसेक्सुअल होती है या लड़का एसेक्सुअल होता है, उसको बस सेक्स इसलिए करना है कि उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, उसको बस इतना ही पता है, एंड ही हैज नो इंटरेस्ट इन सेक्स, और वुमेन हैज नो इंटरेस्ट इन द सेक्स। तो अगर मान लीजिए आपका पार्टनर है, यू आर हायर साइड ऑन सेक्सुअल एक्टिविटीज, एंड आपका पार्टनर है एक एसेक्सुअल है, तो आपकी मैरिज पहले से ही वो एक नींव ही खराब हो जाती है उस मैरिज की। तो यू नीड टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। फिजिकल इंटीमेसी में आपका रोमांस आता है, राइट? हाउ यू टच ईच अदर, हाउ यू स्पेंड टाइम ईच अदर। ज्वाइंट फैमिलीज में है तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने को मिल रहा है, तो मैं आपको कैसे बाहर ले जा सकता हूँ, कैसे हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, छुट्टियां एक दूसरे के साथ कैसे बिता सकते हैं, ये सब फिजिकल इंटीमेसी का पार्ट है। बहुत सारे लोग इस बात पे बात करने से ही शर्माते हैं कि शादी से पहले हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल अर्ली इजैकुलेट हो जाता है, उनका इरेक्शन नहीं होता है, तो लड़की तो सफर कर रही है, वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रही है इस बारे में, तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे बेटर है कि पहले ही अगर हेल्प ले ली जाए काउंसलर की, और काउंसलर से के साथ मिलकर इंडिविजुअली इन सेशंस पे बात की ली जाए। प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करती है इस चीज की, इन इश्यूज के ऊपर। फिर बात करते हैं फाइनेंस की। अब दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। अब वाइफ कहती है मैं अपना पैसा तो अपने पास रखूंगी और जो हस्बैंड का पैसा है उससे पूरा घर चलाएंगे, विच इज अनफेयर। अगर आप दोनों ही कमा रहे हैं तो यू शुड हैव अ ज्वाइंट अकाउंट, वहां पे आप दोनों अपना अपना पैसा डाल सकते हैं, पूरा खर्चा डिसाइड कर सकते हैं। 7-7, 8-8 साल हो जाते हैं, लोग अपना अपना खर्चा चला रहे होते हैं कपल होकर भी। तो वो एक जो इंटीमेसी होनी चाहिए रिलेशनशिप के बीच में, फियर ऑफ लूजिंग ईच अदर है, वो पहले से ही आ रहा है ना, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो वो अपना अपना अकाउंट अलग अलग चलाते हैं, खर्चा अपना अलग अलग करते हैं। तो वो रूममेट्स की तरह रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते ही नहीं, उन चीज़ों पे बात ही नहीं करना पसंद करते। बाद में बहुत स्ट्रगल होता है कि लड़के की पूरी सैलरी खत्म हो जाती है और लड़की की सारी जुट जाती है। मान लीजिए दोनों में से एक दूसरे से अलग होना है, तो लड़के को तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि लड़की ने तो सारी सेविंग कर ली है। और कई बार ऐसा भी होता है, इसके अपोजिट भी होता है कि लड़का लड़की का सारा अपना जो कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वो कहता है तुम मेरे पास रख दो,
राइट। अब लड़की ने तो पैसा जोड़ा ही नहीं, उसने तो 100% विश्वास कर लिया कि भाई ये तो मेरा ही पैसा है, हमारा पैसा है। अब लड़के का एक दिन मन भर गया, उसने कहा कि हम इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तो दोनों तरफ से इस बात का होना बहुत जरूरी है कि हम 30% सेविंग करेंगे, 70% सेविंग करेंगे, वट एवर इट इज एज पर द कंफर्ट जोन, दे हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। देन वी विल टॉक अबाउट द फैमिली डायनेमिक्स। मान लीजिए लड़की की फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल है और लड़का बहुत ही मॉडर्न फैमिली से आता है, वहाँ पे वो ड्रिंक करना और पब्स में जाना उसके लिए आसान है और बहुत ही हैबिचुअल है, उसकी फैमिली भी नॉर्मल है, उसके घर में है। और लड़की है बहुत ही संस्कारी, और मतलब संस्कारी ऐसा नहीं है कि लड़का संस्कारी नहीं है, पर बहुत ओपन माइंडेड फैमिली से नहीं है, तो उसके लिए वो बहुत ही एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाते हैं उस लड़की के साथ। सेम गोज विद द गर्ल, लाइक लड़की बहुत मॉडर्न है, उसको बाहर जाना मतलब ऐसे अपनी पसंद के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, ये बहुत पसंद है, पर लड़के को पसंद नहीं है। अब प्रॉब्लम वहां आएगी। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में वो एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो या इतना सा कॉम्प्रोमाइज लड़का कर सकता है, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर आते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता, तो वो हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होगा, डिसिप्लिन रखने हैं बच्चे, या एक बच्चा रखना है, 2 बच्चे रखने हैं। तो अगर इन सब चीजों पे एस्पेक्ट से बात हो जाए, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। मान लीजिए मैंने बहुत काउंसलिंग की है, कपल काउंसलिंग, तो बाद में आता है कि ये तो किसी ह्यूमन फिगर को पूजा कर रही है, तो ये मुझे पसंद नहीं है, राइट। ये किसी बाबा को मान रही है, माता को मान रही है, मुझे पसंद नहीं है। अब लड़का कह रहा है उसको, पर लड़की का तो ऑलरेडी उधर अपना ध्यान लगा हुआ है, अब वो उसको छोड़ नहीं पा रही, क्योंकि रिलीजन तो एक ड्रग की तरह काम करता है ना, तो वो तो बिल्कुल पूरा उसमें समाहित हो चुकी है और पूरा अट्रैक्ट है उस रिलीजन की तरफ। और लड़का जो है वो पूजा करना ही नहीं चाहता या किसी की पूजा नहीं करना। तो अगर आप इन चीजों के बारे में बात कर लेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इमोशंस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, तो बहुत ईजी हो जाता है उस रिलेशनशिप को रन करने। तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी और कंटेंटमेंट, तीनों ही चीज बढ़ जाती हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ पंकजा, रिश्ते में सबसे पहले जो जरूरी चीज आती है ना, वो रिस्पेक्ट आती है। तो रिस्पेक्ट अगर हम एक दूसरे की कर रहे होते हैं ना, तो हम हर चीज को समझना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप से अंदर आ जाती है। तो पहला एस्पेक्ट मेरे हिसाब से ना रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये सारी चीजें आती है डिटेल जब हम जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एस्पेक्ट्स गिनवाए आपको मैरिज के। अब हम डायनेमिक्स जिसको बोलते हैं, लाइक हाउ वी टॉक अबाउट डीप कन्वर्सेशन, यानी कि आपकी कन्वर्सेशन कितनी है। दूसरा, कम्युनिकेट कितना कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन जिसमें नहीं होगा वो रिलेशनशिप वैसे ही खत्म हो जाएगा, राइट। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग, राइट। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। आप एक नाराज हो गया, दूसरा मना रहा है, अगर दोनों ही नाराज होके बैठ गए तो वो रिलेशनशिप तो वैसे भी नहीं चलेगा, राइट। और फिर आता है लव, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे के लिए, कितनी चाहत है एक दूसरे के अंदर, राइट। और एंड लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी ऑफ द रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तो लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है। अगर लव खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाता है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी लोग निभा लेते हैं, लेकिन प्यार खत्म होने से रिश्ता खत्म हो गया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की बहुत जरूरी है। एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करना, फिर चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजन मैरिज हो, इंटर सिटी मैरिज हो, कुछ भी हो, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को गाली गलोच नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, राइट। कोई रो रहा है तो उसको चुप करवाएंगे। तो रिस्पेक्ट एक मेजर एलिमेंट है मैरिज का। ये जो 6 चीजें मैंने आपको गिनवाई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। और ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, वैसे भी अगर आप फ्रेंड्स हैं तो रिस्पेक्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने। हाँ, जैसे जनरली होता है कि जैसे 2 दोस्त भी होंगे, किसी ने कुछ कह दिया, वो बात को लेके अगर बैठ जाएगा तो दोस्तियां टूट जाती है। अगर आप वहां बात कर लोगे तो बात अगला जवाब दे पाएगा कि हाँ मेरा ये मतलब नहीं था, ये बात इस तरह से थी। बट जब आप एक तरफा होके डिसीजन ले लेते हैं तो फिर कोई भी रिश्ता टूट ही जाता है। आप समझते नहीं है तो बात को, अंडरस्टैंडिंग खत्म है तो रिश्ता खत्म है ना। छोटी छोटी चीजों पे बातें खत्म हो जाती हैं। हाँ, पर मैं यहाँ पे कपल्स को एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि अगर आप कन्फेस करते हैं अपने रिलेशनशिप में, कन्फ्रंटेशन करते हैं कि हाँ मैंने एक गलती की है या मेरे से ये गलती हो गई है और आगे मैं प्रयास करूंगा या करूंगी कि ये गलती ना करूं, तो वो रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं हो सकता।
आपने झूठ बोल दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे डर था, कि तुम्हें खोने का डर था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। तो वो जो कन्फ्रंटेशन आप करेंगे ना, तो आपका जो रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ है और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो और कन्फेस करना कि हाँ अब मेरे को माफ कर दो, मैंने ये कर दिया, राइट। तो कन्फेस और कन्फ्रंटेशन दोनों ही रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। गलतियां तो होंगी, 2 साल के रिलेशनशिप में भी होंगी, 20 साल के रिलेशनशिप में होंगी। जैसे हमारे मम्मी पापा के साथ हम गलती करते हैं, ऐसे ही हर रिलेशनशिप में गलती करते हैं, ऐसे हम दोस्तों के साथ भी गलती करते हैं। पर हस्बैंड वाइफ से ज्यादा छुपाना शुरू करना ना, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में ज्यादा छुपाना, उस रिश्ते को पहले से ही एक दीमक लगा देता है। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक सवाल है तुमसे कि जहाँ कन्फेशन और कन्फ्रंटेशन की बात हुई, कोई इसको रिपीट मोड पे ले आए तो उसका क्या करें? तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बार बार एक आदमी माफी मांग रहा है फिर भी वो वही हरकत फिर से कर रहा है, तो उसके लिए आपको काउंसलर्स की जरूरत पड़ेगी अगेन, क्योंकि सेल्फ एनालाइज करवाना आपको काउंसलर सिखाता है कि व्हाट यू आर डूइंग। आप कह रहे हो कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, पर दूसरे को ब्रेन इंजरी हो रही है ना, उससे ब्रेन फोगिंग हो रही है, राइट। कि भाई इसने अभी तो बोला था कि मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसा, फिर दोबारा से 1 हफ्ते बाद वो वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। तो उसके लिए वो जर्नलिंग करना सिखाते हैं उनको कि देखो आप इस झूठ से आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने तो झूठ बोला है। आप तो जो विक्टिम है ना, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको सहन करना बार बार, उसको एंग्जाइटी इशू हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे बार बार, क्योंकि आप हाँ कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि बेबी आई लव यू, आई विल नॉट डू दिस, राइट। और फिर आप 1 हफ्ते बाद वही सेम पैटर्न कर रहे हो, और फिर से आप यही कह रहे हो बेबी आई लव यू, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन। यस, एंड यू नो इससे उस आदमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जो सॉरी बोल रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, पर जो सफरर है ना उसको इतना लंबा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसको इतनी ब्रेन इंजरी, बहुत ज्यादा ब्रेन फोगिंग और डिप्रेस वाली जो फीलिंग आती है कि नहीं, उसको फिर वो मिस्ट्रेस हो गया उसका। वो बम गिरता है एक इंसान पे, और वो उस बम में जो फटता है ना, वो ताजिंदगी उसको साथ लेके चलता है। वो मिसट्रस्ट हो गया ना उस आदमी का कि नहीं ये बदलेगा नहीं। और ऐसे ही जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं फिर लव बॉम्बिंग भी करते हैं। yes. आप लव बॉम्बिंग का मतलब समझते हैं रिलेशनशिप में, कि आपने बहुत बदतमीजी करी, 2 दिन तक बहुत बदतमीजी करी, फिर आपको रियलाइज हो गया ओ मैंने तो इस लड़की के साथ या लड़के के साथ गलत कर दिया। देन लड़की होगी तो उसका फेवरेट फूड बना देगी, उसके लिए ड्रेस लेके आएगी या कुछ भी करेगी, लड़का होगा उसके लिए फ्लावर्स लेके आएगा, पर रिपीटेशन तो वही होगा ना। हाँ। तो लव बॉम्बिंग ऐसी पर्सनालिटी के लोग करते हैं कि उसको गिफ्ट दे दिया, राइट, और उससे उस दिन बेबी बेबी कह के बुला लिया। तो क्योंकि हम उस रिलेशनशिप में इतने स्ट्रांग होते हैं कि जैसे आपने गले लगाया आप उस चीज को भूल गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आप कितने पेन में थे, क्योंकि आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो तो ब्रेन में बढ़ रही थी। जैसे किसी ने आपको हग किया, आपका डोपामाइन रिलीज हो और आप खुश हो गए। और ये हर बार का पैटर्न रिपीट होगा, चाहे आप 15 साल ऐसे रिलेशनशिप में रहे, चाहे 20 साल में रहिए। अच्छा पंकज, हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की, शादियों की ना, तो कैसे पहचाने अपने पार्टनर को कि किस टाइप की पर्सनालिटी है वो? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग साइकोलॉजिस्ट हैं और सब एक दूसरे की पर्सनालिटी को कोई टैग दे देंगे और कि ये पर्सनालिटी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है या ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, ये बाइपोलर है। एवरीवन हैज इंडिविजुअल पर्सनालिटी, राइट। एंड थोड़ा थोड़ा तो समझ ही सकते हैं ना, हाँ, अंदाजा सा कर सकते हैं। वो लेटर ऑन है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, हाँ, लेकिन उससे पहले खुद भी तो पहचान लें एक रिश्ते में आने से पहले। तो आजकल जो सबसे ज्यादा टर्म चली हुई है वो नार्सिस्टिक को लेके चली हुई है, क्योंकि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जो है ना अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, एक तरह से इमोशनली और मेंटली, दोनों तरह से। अगर आपका पार्टनर नार्सिस्टिक है तो वो बहुत ही दूसरे लोगों को चार्मर लगेगा, वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे, वो अपने आप को बिल्कुल दिखाएगा लोगों के सामने कि आई एम द बेस्ट इन एवरी रोल, राइट। बट द पर्सन हु इज लिविंग विद हिम और हर 24/7, ही इज द सफरर। और जब आप किसी को शेयर करोगे ना कि यार ये मेरे को ऐसे कर रहा है, या मेरा बिहेवियर जो है ना इसके लिए इसलिए बुरा है क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा करता है, तो दूसरा आदमी कहेगा पर वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको कह ही नहीं सकते, वो तो दिखने में शांत लगता है। लेकिन जो झेल रहा है उसको, जो उसके साथ रह रहा है, ही इज सफरिंग एवरी डे और शी इज सफरिंग एवरी डे, राइट। तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी को 2-3 तरीके से कॉम्प्रोमाइज स्टेट में लेके जा सकते हैं। जैसे उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो ठीक है, वो खुश रहेगा। जैसे उसने बोल दिया कि अगर तुमने ये गलती की है, कि हाँ ठीक है गलती की है, अब तुम्हें इसे ठीक करना है, हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है। अब आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, अब उसकी चल गई, मतलब उसने आपके ऊपर
डोमिनेट कर लिया, अब उसी में वो खुश हो गया, मतलब उसको खुशी इसी बात में मिलती है कि वो किसी को डोमिनेट कर सके, राइट। और दूसरा उसको अवॉइडेंस में डाल के कि भाई अवॉइड कर देते हैं, जो ये कह रहा है ना वही मान लेते हैं, जो ये कर रहा है वो मान लेते हैं। अवॉइड करके ही मतलब एक नार्सिसिस्टिक को खुश रखा जा सकता है, एक शादी में, एक रिलेशनशिप में। पर बात आती है आखिर कितनी हद तक आप उसको खुश रख सकते हैं, कब तक, राइट। और उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हो उस पर्सनालिटी को, ज्यादातर मैन में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, तो जब लड़की उस लड़के को छोड़ देती है या वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ देती है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से, तो लोग उस लड़की को कैरेक्टरलेस बताने लग जाते हैं कि अरे सब कुछ तो था, पैसा था, फैमिली थी, घर था, सब कुछ था, फिर क्यों छोड़ दिया उसने उसको। अंदर की बातें नहीं जानते ना लोग, तो आप अंदर ही अंदर ना अपने आप से ही घुट रहे होते हो और आपको पता नहीं है, और आपको हर रोज समाज में निकलना है बाहर, आपको फेस करना है, हंसना है लोगों के सामने। आप बता नहीं सकते देखो मैं इस बात से दुखी हूँ अपने घर में, है ना, क्योंकि आपको सोसाइटी का भी तो रोल बहुत बड़ा है ना। तो फिर उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जो लड़कियां ऐसे पर्सनालिटीज के साथ रहते हैं, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो आपको देखना है कि कैसे है जीना। बिल्कुल, राइट, जीना आपका हक है, अच्छे से जीना। आप अकेले बेहतर तरीके से जी सकते हैं, बजाय कि एक ऐसे रिलेशनशिप में जो आपको हर रोज सपोर्टाज कर रहा है, हर रोज आपको लेट डाउन फील करा रहा है, आपकी सेल्फ एस्टीम को आहत कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस उस रिलेशनशिप में रह के कम होता जा रहा है, आप में हर रोज कमियां निकाली जा रही हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग ज्यादातर रिलेशनशिप में रहते रहते भी अलग से एक रिलेशनशिप चला लेते हैं। उनको बहुत इजीली लोग मिल जाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़के हो, क्योंकि बातें करनी आती हैं। बातें करनी आती हैं, वो चार्मर, मैंने आपको बोला ना, चार्मर अट्रैक्ट करते हैं ना लोगों को। तो वो सोशल बटरफ्लाई होते हैं कि लोगों के बीच में जाएंगे, लोग सोचेंगे अरे इससे तो अच्छा इंसान नहीं। पर जो आदमी कोई भी रिलेशनशिप में उसके साथ जाएगा तो उसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इसलिए इन लोगों के रिलेशनशिप बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, या फिर इनके पास कोई रहता नहीं है परमानेंट, ऐसा देखा गया है। और दूसरा, मैं इस बात पे एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करेक्टर सिर्फ एक लड़की की जिम्मेवारी है करेक्टर को अच्छा रखना, या करेक्टर का मतलब सिर्फ लड़के और लड़की के रिलेशनशिप में है? करेक्टर तो झूठ बोलना भी खराब है, करेक्टर में तो चोरी करना भी खराब है, फ्रॉड करना भी करेक्टर के अंडर आता है। तो फिर तो सारे लड़के ही करेक्टरलेस हो जाएंगे, राइट, क्योंकि वो मैकेनिकल वर्क ज्यादा करते हैं, प्रॉपर्टी का काम ज्यादा करते हैं। लेकिन करेक्टर का मतलब यह है कि आप कैसे इंसान हैं, आपके अंदर की वैल्यूज, एथिक्स क्या हैं। अगर आप उसको चला के रखते हैं तो आप अंदर से अपने आप से सेटिस्फाई हैं, तो आप छोड़ दीजिए रिलेशनशिप को। सेल्फ एस्टीम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ एस्टीम रहेगी तो आपकी सेल्फ एस्टीम अगर प्रायोरिटी है तो आपको कोई खुश रहने से रोक नहीं सकता। प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि आपको खुश रहना है। अल्टीमेट एक ह्यूमन का क्या है कि खुश रहो, पैसा है तो खुश हो, प्यार है तो खुश हो। एट द एंड क्या है, आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, हर जगह आप खुशी ढूंढ रहे हो। अगर वो खुशी आपको खुद के साथ मिल रही है, सेल्फ एस्टीम आपको खुशी दे रहा है, आपको ये चीज खुशी दे रही है कि मैं अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो बी हैप्पी ना, कौन रोक रहा है तुमको, रहो खुश। और एक रिश्ता जब आपको तोड़ रहा है, हर कदम पे तोड़ रहा है, तो छोड़ो ना, क्यों दुखी हो रहे हो। क्या होता है ना, कयास लगाता है आदमी की अरे अब की बार ठीक हो जाएगा, अब की बार ठीक हो जाएगा, और फिर वो पैटर्न है ना 3 months 6 months ऐसे ही चलता रहता है, और आप भूल चुके होते हो कि पीछे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जैसे जैसे चीजें आपको समझ में आनी शुरू होती है ना, तब आप बैक स्टेप लेना शुरू करते हो। अच्छा, एक वर्ड और तुमने बोला था, बाइपोलर, उसके बारे में बताओ। देखो, बाइपोलर के साथ अगेन ये भी एक इलनेस ही है पर्सनालिटी की। तो एक बार आदमी मैनिक फेज में हो जाता है, एक बार मैनिया फेज में हो जाता है, और जो जिसके साथ रह रहा होता है उसकी फैमिली, उसके पिता माता, सब लोग सफर कर रहे होते हैं उसके साथ भी, वो खुद भी अपने एक स्ट्रगल में जा रहा होता है। अगर वो हेल्प ले लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उस फैमिली के लिए बहुत। उनका क्या रहता है कि एकदम से बिल्कुल सब कुछ खराब कर देंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसको लग रहा है कि नहीं मेरे मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, तो वो नाराज हो जाएगा, या फंक्शन को ही छोड़ के चला जाएगा, या वहां पे रहेगा ही नहीं, उस सिचुएशन में ही नहीं रहेगा, इवेंट में नहीं रहेगा। जैसे जाटों की शादियों में फूफा और जीजा होते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ लगा लीजिए। मैंने कहा ना कि ज्यादातर ये लड़कों की पर्सनैलिटी पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि बचपन में तो उनको इतना ओवर पैम्पर्ड, ओवर प्रोटेक्ट कर दिया जाता है माँ की तरफ से। लो बेटा आप दूध भी पी लो, लो बेटा आप खाना भी खा लो, बिस्तर में उसको सब दे रही है, सब कुछ प्लेटर में मिल रहा है। तो सफरर कौन है? अब आने वाली जो वाइफ है वो सफरर है, क्योंकि वो देख रही है कि भाई मैं भी जॉब पे जा रही हूँ, वो भी जॉब पे जा रहा है, दोनों 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। अब लड़के के घर में उसने कभी कोई काम किया नहीं है, एक्सपेक्टेशंस आई लड़की से, तो सफरर कौन हुआ? लड़की हुई ना। और अगर मेरे पास तो ऐसे भी केसेस हैं कि लड़की ने पहले से कह रही है कि मैं काम नहीं करूंगी,
और मैं काम नहीं करूंगी शादी के बाद। अब वो लड़का अगर उसको काम बता रहा है तो कह रही मैं तो पहले कह दिया था मैं काम नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होता ना कि आपने जो कह दिया वो आप करोगे ही करोगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप है ना, इसमें तो गिव एंड टेक चलता है। हाँ, उतार चढ़ाव भी चलता है, गिव एंड टेक भी चलता है। एक टाइम आदमी ज्यादा गिवर बनना पड़ता है किसी को ज्यादा, कोई ज्यादा टेकर हो जाता है। तो जैसा जैसा आप चलाओगे रिलेशनशिप वैसा चल जाता है। वही होता है ना कि कभी आपको जरूरत है तो आपका पार्टनर आपके लिए खड़ा है, कभी पार्टनर को जरूरत है तो आप उसके लिए हो। हाँ, यही रिलेशनशिप की खूबसूरती रिश्ता होता है। तो लेकिन उसको स्टिफ नहीं कर सकते आप चीजों को लेके कि मैं तो यही करूंगी या तो तू यही करेगा। आज बर्तन तूने मांज रहे, मैं नहीं मांजूंगी, ऐसे नहीं चलता। एग्जैक्टली। अगर मैं बीमार हूं तो मेरे हस्बैंड काम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे परिवारों में ये चीज सिखाना भूल जाती है माएं कि लड़के भी काम कर सकते हैं। लेकिन आज जनरेशन चेंज हो रही है हमारी, जैसी माएं अपनी बेटी को अगर किचन में भेज रही हैं तो बेटे को भी भेज रही हैं। बिल्कुल। अगर लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री के लिए अगर बेटे को बाहर भेज रही हैं तो बेटी को भी भेज रही हैं। तो इक्वलेंट होना चाहिए। एक जो स्किल है ना, ये स्किल है, सर्वाइवल स्किल है। खाना बनाना सर्वाइवल स्किल है, गाड़ी चलाना सर्वाइवल स्किल है, कम्युनिकेशन करना सर्वाइवल स्किल है, और कंप्यूटर चलाना भी सर्वाइवल स्किल है। तो इसमें कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि लड़के का काम है ये लड़की का काम है। जेंडर बेस नहीं होनी चाहिए ये चीजें। जेंडर बेस कर दी गई थी, लेकिन अब हमारे जैसी जो माएँ हैं ना, जो अब अर्ली 30s में, अर्ली 40s में, उन्होंने अपने लड़कों को शायद इसी तरह से पाला है, बिकॉज दे हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज हमारी वाली जो जनरेशन है ज्यादा वर्किंग वुमेन की जनरेशन है, जो पहली बार भारत में इतना ज्यादा वर्किंग वुमेन है। तो अब चीजें चेंज हो रही हैं, समाज बदल रहा है और समाज को बदलना ही पड़ेगा। और ये माओं का ज्यादा जिम्मा है कि उस समाज को बदलने के लिए बेटे और बेटी को एक प्लेटफॉर्म पे रखें घर में भी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है एक प्लेटफॉर्म। तो हम बायोपोलर की बात कर रहे थे। तो बायोपोलर में एक बार जो है मैनिक हो जाता है कि आदमी आज मैं सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, पूरे सपने पूरे कर दूंगा, बड़ी गाड़ी ले लूंगा, बड़ा घर बना लूंगा। वो बायोपोलर में है, मतलब मैनिक फेज में है, उसको बहुत एक्टिव लग रहा है। फिर होता है मानिया फेज। मानिया फेज में क्या होता है, मैनिया में क्या होता है, डल हो जाएगा, बात ही नहीं करेगा बिल्कुल, और चुपचाप बैठ जाएगा या फिर ब्लेम करता रहेगा। उन लोगों को भी साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। एक तरह का रिलेशनशिप होता है ज्योति दी की अवॉइडेंट एंड एंग्शियस का रिलेशनशिप होता है। अब अवॉइडेंट वाला जो रिलेशनशिप है ना, उसमें जो लड़का है, मान लीजिए वो अवॉइडेंट है, वो कह रहा है मेरा काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना, ड्यूटीज पूरा करना। इस रिलेशनशिप में जो भी मेरी ड्यूटीज होंगी, फाइनेंशियल ड्यूटीज होंगी, सोशल स्टेटस वाली ड्यूटी होंगी, वो सब ड्यूटीज मैं पूरी करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं एश्योरेंस नहीं दूंगा, इसका रीएश्योरेंस नहीं दूंगा इस चीज के लिए। अब लड़की जो है एंग्शियस है, उसको तो रोज ही रीएश्योरेंस चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूं ना। तो अब उसका कसूर नहीं है क्योंकि उसका ब्रेन इसी तरह से वर्क कर रहा है। वो लड़की इतना ज्यादा अटैच है। अब अटैचमेंट में और लव में भी फर्क है। जब आप अटैच हो जाते हो ना, तो इट्स वेरी टफ टू गेट आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप। डिटैच होना बहुत मुश्किल है। हाँ, और अटैचमेंट के साथ साथ हमें डिटैचमेंट जरूर सीखना चाहिए। बचपन में ही सिखा देना चाहिए कि डिटैच होना बहुत जरूरी है। अब हमारा जो कोड है उससे इतना कनेक्ट हो गया, आप एंग्शियस हैं और वो अवॉइडेंट है। क्या है, अगेन जो लड़का है या लड़की है, अगर वो एंग्शियस है ना तो बार बार फोन करके पूछेगा, उसकी कॉल का इंतजार करेगा। अवॉइडेंट को पता ही नहीं है कि कोई तेरा इंतजार कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए वो जो बिजनेस है वही बहुत ज्यादा है, उसके दोस्त हैं वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए जो एंग्शियस है, उसके लिए वो रिलेशनशिप ही सब कुछ है। ऐसा होता है पंकज कि लड़की जब ससुराल आती है ना, तो अकेली आती है वो, है ना, वो अपने रिश्ते सारे पीछे छोड़ के आती है। पिछली बार भी हमारी बात हुई थी कि आगे के जो 3 या 4 लोग हैं उन्हें मिलके काम करना चाहिए, वो नहीं होता है। वहां पे लैक रह जाता है कि वो आई है, वो रूम में बैठी है, उसके पास बात करने को नहीं है। आप अपनी उसी लोकेलिटी में रह रहे हो, आप उन्हीं दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आपके दिनचर्या कुछ बदली नहीं है, उसकी सारी बदल गई है। उसकी तो दुनिया ही बदल गई, दुनिया बदल गई है, दिनचर्या बदल गई है, परिवार बदल गया है। फिर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो वो परेशान होगी ना, वो करेगी तुमको फोन, फिर बोलेंगे फोन करती रहती, फोन करती, तो वो क्या करे, किसके पास जाए। नहीं, फिर अवॉइडेंट रिलेशनशिप वाला उसको बोलता है कि ये तो बहुत क्लिंगी है। हाँ, राइट, वो क्लिंगी इसलिए है क्योंकि शी नीड्स यू। और चाहे इसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही लड़के, लड़कियां, हाँ ज्यादातर में, क्योंकि लड़कियां इमोशनली सारी चीजों को लेती हैं। अगर आप ये सोफे का कवर भी लेके आओगे तो आप कहोगे नहीं दिस कलर विल गो, है ना। लड़का इतना नहीं सोचेगा, वो कहेगा कि ठीक है जो तुम्हें पसंद लगे वो ले लो। तो वो अपने सामान से भी इमोशनली अटैच होती हैं, अपने रिलेशनशिप से इमोशनली अटैच होती हैं, वो अपने फ्रेंड से इमोशनली अटैच होती हैं, रिलेटिव से इमोशनली अटैचमेंट होती है उनको। तो जो लड़कियां हैं ना, वो इमोशनली अटैच हो जाती हैं घर के पौधों से भी। तो वो तो उसके लिए तो वो सारी दुनिया है वो लड़का, बिल्कुल। तो उसके लिए अटैचमेंट स्टाइल लड़कियों का डिफरेंट है
और लड़कों का डिफरेंट है। लड़के को पता होगा कि कौन सी गाड़ी मार्केट में आई है, लड़के को पता होगा कि क्या स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है। लड़की को पता होना चाहिए कि वो लड़का और लड़की एक डेट पे जाएंगे या फिर डिनर पे जाएंगे हस्बैंड वाइफ, या उन दोनों को कब समय साथ बिताना है, बच्चे कब दूर होंगे तब हम बात करेंगे, आपस में बात करना। क्योंकि एंग्शियस को तो एश्योरेंस चाहिए कि तुम मेरे हो और मुझे तुमसे बात करनी है, राइट। और अवॉइडेंट को क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देखो पेनफुल हुआ ना ये रिलेशनशिप भी। तो इन लोगों को भी एक साइकोलॉजिकल हेल्प अगर मिल जाए, वही प्री मैरिटल काउंसलिंग वाली, तो पता लग जाएगी भाई बाद में भी काउंसलिंग ले लो, क्या दिक्कत है। कम से कम जाओ तो सही, निकलो तो सही, पहुंचो तो सही। लेकिन पता है पंकज क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली पता होते समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम है। हाँ, एक्चुअली मैंने ये भी देखा कि पता होते हुए भी वो डिले करते रहते हैं डॉक्टर तक जाने के लिए। उनको लगता है कि डॉक्टर हमारा क्या कर पाएगा या कैसे पहचान पाएगा प्रॉब्लम किस में है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी कॉल आते हैं, अच्छा आप तो लड़की हैं तो लड़की की फेवर लेंगी, या लड़की ऐसा बोलती है क्योंकि आप लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी तो लड़के की फेवर लेंगी। हमारा प्रोफेशन भी तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आपको अकेले रूम में बैठ के बात करनी है। तो ये भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं साइकोलॉजिकल के साथ। पर साइकोलॉजी में सिखाया जाता है साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले कि आप सबको एक ही उस पे पैमाने पे रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं रख सकते हैं। ये भी संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ केसेस अबाउट दिस ऑल्सो, जहाँ पे ये भी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। वो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी हम रिलेशनशिप्स पे ही रहते हैं। अच्छा, एक आजकल नया लफ्ज चला हुआ है सिचुएशनशिप, वो क्या है? सिचुएशनशिप जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फिजिकल रिलेशनशिप में हैं और आप एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हैं। मान लीजिए लड़की जॉब नहीं कर रही, लड़का उसको फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, लड़का जो है उससे फिजिकल नीड पूरी कर रहा है, राइट। उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं है कि भाई हम इस रिलेशनशिप में हैं। दे कैन नॉट डिक्लेयर दैट, और दे डोंट डिक्लेयर, यू कैन से इट। एंड कमिटमेंट इशू कह सकते हैं कि दोनों अपना डिजायर पूरा कर रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, चीजों में बातें कर रहे हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी भी दिखा रहे हैं, पर कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो सिचुएशनशिप एक में मैरिड हो सकता है, दूसरा अनमैरिड हो सकता है, या दोनों मैरिड भी हो सकते हैं। एंड इट इज स्पॉइलिंग द सोसाइटी फॉर श्योर। ऐसा होता है कि एक को अटैचमेंट हो जाती है, अब दूसरा निकलना चाहता है रिलेशनशिप से, तो प्रॉब्लम वहां पे आती है क्योंकि कमिट किया नहीं हुआ ना। हाँ। क्योंकि कमिटमेंट इसीलिए नहीं आई क्योंकि पहले से पता था कि हमें निकलना है। तो तभी तो नाम सिचुएशनशिप है कि जब भी सिचुएशन होगी आप निकल जाएंगे। हाँ। ऐसे एक नया रिलेशनशिप आ रहा है, ब्रेड कर्मिंग। हाँ, ब्रेड कर्मिंग में क्या है कि जो भी छोटा मोटा मिल रहा है ना एक दूसरे से ले लो बस। हाँ। ये नया वर्ड मैंने सीखा है, ब्रेड कर्मिंग। हाँ, मतलब जो ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं, तो उसका नाम है ब्रेड कर्मिंग रिलेशनशिप। कि जितने छोटे छोटे टुकड़े जो भी मिल रहा है उस रिलेशनशिप से, जैसा जैसा मिल रहा है, जिस टाइम पे मिल रहा है, बस ले लो और अपनी डिजायर पूरी करो और खत्म। ये सब चीजें ना शॉर्ट टर्म में बड़ी अच्छी लगती हैं, चार्मिंग लगती है ना, कि आप खुश हो रहे हो, जॉय मिल रहा है, पर वो जॉय बहुत टेम्परेरी है। एक और टॉपिक है जो रिलेशनशिप के बारे में, ओपन मैरिज कल्चर। It's in Gurgaon and NCR most of the time, like in Bombay or in Bangalore, open marriage system. Like again, I have to talk about the sexual activities. अगर लड़का बहुत हायर एक्टिव है उस रिलेशनशिप में फिजिकली, और लड़की का मन नहीं कर रहा, तो दे स्टार्ट हैविंग ओपन रिलेशनशिप विद अदर वुमेन विदाउट कंसेंट एंड विद कंसेंट विद देयर वाइफ, एंड सेम गोज विद द वुमेन। Then why they are in marriage? So ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही पूछा, बिकॉज उनको लगता है कि हमारे माँ बाप की खुशी नहीं टूटनी चाहिए। हमारे जो माँ बाप हैं उनको दुख होगा अगर ये रिलेशनशिप छूटा, और अगर उनके पास बच्चा होता है और तो बच्चे के ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा सिंगल पेरेंटिंग का, जबकि ये बहुत ही गलत है। बच्चे के ऊपर तो इस चीज का प्रभाव गलत पड़ रहा है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर फाइंडिंग योर हैप्पीनेस इन अनदर रिलेशनशिप एज पर योर कंफर्ट। और ये चीजें छुपती थोड़ी ना है, बच्चे को तो सबसे बहुत लंबे समय तक तो कोई भी चीज नहीं छुपती है ना, और इसमें प्यार नहीं होता है। आप ये सोचिए ना, अब प्रॉब्लम जहां पे आती है ना, जब एक कोई भी इसमें से इस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाता है, चाहे वो सिचुएशनशिप है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है, चाहे वो ये ओपन मैरिज सिस्टम है, हाँ। ये कोई भी है ना, जब एक सीरियस हो जाता है तो दूसरे को कहता है अब तुम तलाक लो, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अब वो तलाक नहीं लेना चाहता क्योंकि अपनी वाइफ से वो अटैच है, बस वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए आ रहा है। वो लड़की अपने हस्बैंड से अटैच है, वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए आ रही है, राइट। तो इसलिए ये जितने भी रिलेशनशिप हैं ये अंदर से आपको होलो कर देते हैं, खाली कर देते हैं, और ये कुछ दे के नहीं जाते। बाद में आपके अंदर इतनी एम्प्टीनेस हो जाती है, इतनी एम्प्टीनेस होती है कि आप अकेले बैठ के रोना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ।
एंड ये यू सबसे स्टार्ट, ज्यादा आप अपने साथ अपना रिश्ता खराब कर रहे होते हो। आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो बिल्कुल। एवरी डे, राइट? एंड you know that you are doing it wrong, but you are doing it every day, and Because that's you are not able to cope up with your desires. हाँ, because you are doing self sabotage ना, एंड सेल्फ sabotage का मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को ही चाकू घोंप रहे हो एक ऐसे रिलेशनशिप में जाके जहां पे कोई फ्यूचर नहीं है। इससे अच्छा अकेले रह लो, मत रहो ना उस आदमी के साथ और उस औरत के साथ जो आपको रुला भी रहा है, आपसे मिलना भी चाह रहा है, और घर में अलग से एक फैमिली है जिसको आप स्पॉइल कर रहे हो। मत रहो रिलेशनशिप में, आप अपने साथ ही रिलेशनशिप को अच्छा बना लो। आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आप अपने आप में संपूर्ण फील करोगे। मेक योर सेल्फ बिजी विद योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, विद योर सराउंडिंग, विद योर नेबर्स, विद योर people have the same interest, so you will be feel more happy, more content, more joyful. तो जॉय के लिए तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो या तो शादी को छोड़ दो, इतनी हिम्मत रखो, या तो शादी को छोड़ दो, आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना। पर जो ये खिचड़ी पकती है ना, उसकी वजह से दोनों ही लोग और बहुत सारे लोग जो आसपास के हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ऐसा भी है, मैंने जो देखा है कि आप शादी को छोड़ना चाह रहे हैं, चाहे लड़का है लड़की, आपके घर वाले ही प्रेशर कर रहे हैं, नहीं तुम्हें शादी में रहना ही पड़ेगा। और वो बहुत ही हार्मिंग सिचुएशन होती है उस लड़का या लड़की के लिए। लड़के को लड़की पसंद ही नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहता, उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता, पर घर वाले कह रहे हैं शादी चलानी पड़ेगी क्योंकि समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा। अब वो समाज के जो 4 लोग जिनमें आपको जरूरत है, मतलब जब आपको उनकी जरूरत है, वो कभी काम ही नहीं आए और ना वो कभी काम आएंगे, उनके लिए वो आप शादी निभाते हो 50 साल तक, 40 साल तक। बाद में एक और बहाना आता है शादी को चलाने के लिए कि बच्चों की वजह से शादी चला रहे थे। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम बच्चों के लिए शादी चला रहे थे, या तो वो सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, यही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, या फिर वो अपना खड़े नहीं हो पाते अपने आप, मतलब कि समाज में बाहर निकल के वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वो एक बहाना चूज कर लेते हैं कि बिकॉज ऑफ द किड्स आई वॉन्ट टू बी इन दिस मैरिज, और बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स आई वॉन्ट टू बी इन दिस मैरिज। आई एम टेलिंग यू, बच्चे भी 18-19 साल तक आपके साथ खुश रह सकते हैं। माँ बाप भी जब आप 40-50 के हो जाएंगे वो इस दुनिया से चले जाएंगे। जिंदगी तो आपको अकेले ही जीनी है। तो इससे अच्छा है बी विद अ पार्टनर हु मेक यू हैप्पी एंड बी हैप्पी विद योरसेल्फ। चॉइस इज योर्स। बिल्कुल। अब या तो अपना पार्टनर ढूंढ लो कोई अच्छा, अगर मिल रहा है, हाँ। अगर नहीं मिल रहा है तो खुद के साथ प्यार निभा लो यार। सेल्फ लव भी बहुत बड़ी चीज है, वर्क ऑन दैट। अपने से प्यार करोगे तो दुनिया उतनी ही खूबसूरत लगेगी। जाके देखो किसी दिन डेट पे अपने साथ। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। इमोशनल डिपेंडेंसी जो है ना, जो ज्यादातर इनर चाइल्ड से आती है, इसको हम इनर चाइल्ड इश्यूज बोलते हैं। लाइक आपकी मम्मी ने आपको अकेला छोड़ दिया बचपन में किसी के घर पे, या फिर आपकी मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छा 4 लड़कियां होंगी, 5 लड़कियां होंगी और लड़का होगा, और आप लड़का नहीं पैदा होते तो आपको और कहीं छोड़ दिया। आप लड़के हो पर आपकी माँ की डिजायर थी कि बेटी होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे पहला बेटी चाहिए थी बच्चा जो है। और वो इनर चाइल्ड इशू है, हीलिंग है, और उसको करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, वो हीलिंग करवानी ही पड़ेगी। और इश्यूज हो सकते हैं, मम्मी पापा रोज लड़ रहे थे जब आप छोटे थे, तो आपने देखा अरे ये रिलेशनशिप तो बहुत खराब होता है, रोज लड़ते हैं, रोज साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, गाली गलोच करते हैं, एक दूसरे को गंदा बोलते हैं और साथ ही बैठ के खाना खाते हैं। तो आप क्या पिक्चर दे रहे हो अपने बच्चे को? यही तो पिक्चर दे रहे हो कि लड़ते हैं, रोज गाली गलोच करते हैं, एक दूसरे को गलत बोलते हैं और साथ में बैठ के खाना भी खा सकते हैं। तो माइंड में ये बैठ जाते हैं कि हमें भी ऐसे ही चलाना तो है ही। हाँ, तो उस बच्चे की जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ना, वो सर्च करती है कि काश मुझे मेरे वाला प्यार मिल जाए, जिस तरह का प्यार मैं चाह रही हूँ वैसा प्यार मिल जाए, जैसा प्यार मैं चाह रहा हूँ वैसा प्यार मिल जाए। वो इनर चाइल्ड हीलिंग के प्रोसेस से ही आप उसको हिप्नोथेरेपी से या हीलिंग सेशन से या हॉलिस्टिक हीलिंग से उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो उससे उभर जाएगा। इमोशनल डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है किसी के ऊपर भी। हमारी सोसाइटी में डिवोर्स इतने मतलब इतना डिफिकल्ट क्यों माना जाता है, डिवोर्स लेना, सेपरेट होना? ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में आसान है रहना लोगों के लिए, बजाय कि डिवोर्स लेना। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो क्योंकि हम ना अपने आसपास ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप देख रहे होते हैं बचपन से, चाहे वो अपने रिलेटिव में देख रहे होते हैं, नेबर में देख रहे होते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के भी जिंदगी को चलाया जा सकता है। हेल्दी इन्वायरमेंट होना हो, शादी चलनी चाहिए, राइट? और जब जब आप प्रयास भी करेंगे ना, अवेयर हो जाएंगे कि ये शादी नहीं चल सकती, तो आप अगेन उसी एक्सक्यूज में आ जाएंगे कि बच्चे हैं, शादी चलानी है, मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, शादी चलानी है, मैं सेल्फ डिपेंड नहीं हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, शादी चलानी है। क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर है ना सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रही सोसाइटी खराब है, लेकिन पंचायत
करने के बाद सॉल्यूशन क्या निकालेगी? वो इश्यूज पे काम नहीं करेगी, वो कहेगी अच्छा चलो तुम्हारे आपस में नहीं बन रही, एक बच्चा पैदा कर लो, ठीक है। हाँ, आई हैव सीन इट, एक बच्चा हो जाएगा तो शादी अच्छी चल जाएगी। शादी अच्छी नहीं चलती है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है अगेन, फिर दोबारा से पंचायतें बैठेंगी, क्योंकि झगड़ा तो वो जो बेसिक है उस पर तो बात ही नहीं हुई ना जिस बात पे झगड़े हो रहे थे, राइट। टाइम ना देना, अटेंशन ना देना, एक दूसरे से केयर ना करना, एक दूसरे से प्यार ना करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, कारपेट समझना दूसरे को, हाँ, डोरमेट की तरह यूज करना दूसरे को, और किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाना रिलेशनशिप में, उस पर तो पंचायत बात नहीं करेगी। चाचा, मामा, बुआ, फूफा, ये सब लोग बैठेंगे, दोस्त भी बैठेंगे, वो कहेंगे इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे वो ब्लेम आपका, गेम खेल लेंगे। हाँ, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम ऐसा मत करना और ये ऐसा मत करना, पर कैसे काम कैसे करें ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि वो भी ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं ना। उन्होंने देखा है कि बड़े आते हैं, 4 बात करते हैं, रिलेशनशिप को चलाना है, उनकी बात माननी है, टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना, इशू पे कोई बात नहीं करना है, राइट। तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब इसमें इतनी बड़ी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। लड़का और लड़की बेइज्जती फील करते हैं कि अच्छा है इसी में रह लेते हैं, और फिर बाहर जाना शुरू कर देते हैं वो रिलेशनशिप से, मतलब दूसरे रिलेशनशिप चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वहां वो खुशी मिल ही नहीं रही ना। वो जो जब 4 लोग जो बुआ, फूफा, चाचा, मामा, काका आए थे, वो जब ये दूसरे रिश्तों में जाते तब कहाँ जा रखे होते हैं वो? दूसरे रिश्ते मतलब जब मैरिज के बाहर जाने लग जाते हैं, हाँ, तो वो तब कहाँ होते हैं? नहीं, तब भी पंचायतें तो होती हैं, पर वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, सबका ऐसा ही चलता है, क्योंकि उनका भी ऐसे ही चल रहा है ना इतने सालों से। कोई उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, बस वो डर है कि 4 लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, वो दबदबा बनाएंगे और कहेंगे पंचायत है, इसका फैसला ये है। और वो किसी भी समाज की बात आप कर लो, मैं ऐसा नहीं कह रही जाट समाज में ऐसा होता, ब्राह्मण समाज में ऐसा होता, एक ही बात है। वो जो बड़े लोगों का प्रेशर है, जिनकी खुद की कई लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो ये बताते हैं कि नहीं, शादी में रह लो, चाहे टॉक्सिक है चाहे कैसी भी है। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है, उसको हर टाइम कह रही है लोकेशन भेजो, हर टाइम कह रही है कि मैं अपना नंबर मेरे पास लाइव रखो, तो वो आदमी उस रिलेशनशिप में रहेगा ही क्यों? और उस लड़की को भी नहीं रहना चाहिए भाई। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हें इतना शक है उस रिलेशनशिप में मत रहो, राइट। आई नो वन लेडी लाइक दैट। अच्छा तो मुझे उसी का चेहरा घूम रहा है आगे। रहो मत उस रिलेशनशिप में। ऐसी लड़का कहेगा तुम किसके साथ थी, तुम किससे फोन पे बात कर रही थी, तो आप दोनों रिलेशनशिप में है ही नहीं, बस आप एक मजबूरी में इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप खुश नहीं है ना, तो आप बच्चों का बहाना मत बनाइए, माँ बाप का बहाना मत बनाइए, भाई बहनों का बहाना मत बनाइए। आप अपने आप उस मैरिज से बाहर हो जाइए, उस रिलेशनशिप से बाहर हो जाइए, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप है, जहां आपको टॉक्सिसिटी मिल रही है, क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही लंबा पीरियड आपको लगता है उस हीलिंग से निकलने का। अगर हम अभी थोड़ी देर बाद ब्रेकअप्स के बारे में बात करेंगे, जब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बता दो भी साथ के साथ। अच्छा, सो हियर आई वुड लाइक टू गिव यू मैसेज, इज बेटर टू बी अलोन टू बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, दैट्स इट। मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही कि आसान है, बहुत मुश्किल है, इट्स अ प्रोसेस। बिल्कुल। और इसमें एक चीज जो साथ काम करेगी, अगर आप अपने पाँव पे खड़ी हैं तो शायद आप अपने रिश्ते भी संभाल पाएंगे। और ये लड़के के लिए भी है, अगर लड़का खुद खाना बना सकता है, खुद अपना जीवन यापन कर सकता है, तो मत रोना ऐसी औरत के साथ जो आपको रोज परेशान कर रही है, रोज आपको तहकीकात कर रही है, इंट्रोगेशन कर रही है आपका बैठा के। वहाँ ट्रस्ट इशू होते हैं, वहीं पे तहकीकात आती है। जहाँ ट्रस्ट ही नहीं है फिर वो उस रिश्ते का फायदा उस रिश्ते का फायदा नहीं। अच्छा पंकज, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में खुद को कैसे सर्वाइवर मोड पे लेके आया जाए? तो पहले तो टॉक्सिसिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। लड़कों की तरफ से ज्यादा टॉक्सिसिटी इस तरह की आती है कि तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने, मेरे माँ बाप की सेवा करो। वो खुद सेवा नहीं कर रहा है पर अपने माँ बाप की सेवा करवाना चाह रहा है। आप कौन से कपड़े पहनेंगे, आप किन लोगों से बात करेंगे। आई हैव सीन बॉयज जो ये कहते हैं तुम्हारी ये गर्ल्स फ्रेंड तुम्हारे से बात नहीं करनी चाहिए, ये बॉयज तुमसे बात नहीं कर सकते और तुम वहां पर नहीं जा सकती, तुम इतने बजे आओगी, सर्टन रूल सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं। तो वो लड़की जो है कंट्रोलिंग फील कर रही है, उस कंट्रोल फील कर रही है, राइट। तो लड़के की तरफ से टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, वहां पे लड़की जो है सबमिसिव बन रही है, वो रिलेशनशिप खराब हो रहा है। दूसरी तरफ से लड़कियां जो है लड़कों को कहेंगी अच्छा तुम दिखाओ किसके साथ हो, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यू है ना लड़की को कि भाई वो पता नहीं किसके साथ गया है। लड़का बार बार अगर झूठ बोल रहा है तो उससे पूछेगी कि रीएश्योरेंस लेगी कि कहाँ पे हो, दिखाओ कहाँ पे जा रहे हो, राइट। और उसके साथ झगड़ा करेगी, उससे बात नहीं करेगी, उसकी डिजायर्स को कंप्लीट नहीं करेगी, उसको अवॉइडेंट करेगी जब वो उसके पास आ रहा होगा, ठीक है, और कोई ना कोई बहाना बना के उससे दूर चलती रहेगी। तो वो टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में बढ़ रही है लड़की की तरफ से।
तो टॉक्सिसिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। बात तो तब की जाएगी ना जब आप उसके बारे में सोचेंगे कि ये आपको प्रॉब्लम पता है। तो लगे कि हाँ। हो क्या रहा है। एग्जैक्टली कि ये प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम पता लग गई ये प्रॉब्लम है। आप बैठ के बात करो कि देखो मुझे ये चीजें पसंद नहीं आ रही। आई हैव सीन मैन जब वो ये कहते हैं अच्छा अगर मैं अकेला घूमने जा रहा हूं तो तुम भी अकेले घूमने जाओगी, कोई तुम लड़की हो, तुम लड़का थोड़ा ना हो, तुम कैसे जा सकती हो अकेले। भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि लड़की अकेले घूमने नहीं जा सकती और लड़का अकेला घूमने जा सकता है? कौन सा वेद वाक्य है कि जिसमें कहा गया है कि लड़का तो अकेला घूमने जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती? हमारे ही इंडिया में मैत्रेयी, झांसी की रानी, अहल्याबाई ये सब हुई है ना, तो हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि हमारी माएं घरों के अंदर रही हैं, चार दीवारी के अंदर रही हैं। अब चाहिए तो तुम्हें काम करने वाली लड़की जो बाहर काम करती है और उसके रूल तुम बना रहे हो, ये तो अनफेयर हुआ ना। सेम लड़की को चाहिए कि लड़का बिजनेस भी करे और उसके टेंट्रम्स भी चाहिए, उसको चाहिए कि 24 घंटे वो ऑनलाइन भी रहे, 24 घंटे लोकेशन भी शेयर रहे। तो आप एक आदमी को कंट्रोल कर रहे हो, उस रिलेशनशिप को अनहेल्दी बना रहे हो, राइट? तो उसको उभरने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दो। उस टॉक्सिसिटी से रिलेशनशिप की जो टॉक्सिसिटी है उससे उभरने के लिए आप अपने आप पे फोकस करना चाहिए। आपके दोस्त कैसे हैं, आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, आप जॉब से आने के बाद अपने आप को कितना टाइम दे रही हैं, आप अपने बच्चों को कितना टाइम दे रही हैं, आप अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को कैसे ख्याल रख रही हैं। सेम गोज विद द बॉयज। अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो तुम्हें किसी सब्सटेंस एब्यूज में न डालें, किसी ऐसे गलत जगह पे ना लेके जाएं जहां पे इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है अपनी वाइफ के साथ। तो वन हैज टू बी माइंडफुल टू रन अ रिलेशनशिप। तो दोनों तरफ से ही माइंडफुलनेस काम करती है कि मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे सिक्योर करूं, कैसे अटेंशन दूं। क्योंकि टाइम और अटेंशन जब खत्म हो जाता है ना रिलेशनशिप से, तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन, टाइम, अटेंशन। हाँ, वो तो मैंने बात कर दी ना, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लव। उसके बाद अगर आपने टाइम और अटेंशन भी नहीं दिया ना, वो रिलेशनशिप समझो वो रिलेशनशिप से पहले एक बंदा बाहर निकल चुका है। जब आप एक रिलेशनशिप से जाते हैं ना, तो सबसे पहले टाइम को कट कर देते हैं। वही लड़का और लड़की जब 24 घंटे तो नहीं, खैर चल 12 घंटे बात कर रहे थे, आज वो कह रहा है तेरे पास 20 मिनट है या 15 मिनट है, राइट? मैं इतना ही बात कर सकता हूँ, राइट? वो कहता है कि मैं बिजनेस में ज्यादा ध्यान कर रहा हूँ, लड़की कहती है कि मैं बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो रिलेशनशिप खत्म। रिश्ते जब टूटते हैं ना तो बहुत कुछ टूटता है, मन, आत्मा, शरीर, सब जगह से टूटन होती है। और उस पे ना एक और चीज बढ़ जाती है, जब लड़की अलग होती है तो लड़की पे लगते हैं कैरेक्टर खराब के, नहीं पूरे भर भर के इल्जाम लगाए जाते हैं। जब लड़का अलग होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाइयां होती हैं कि डॉरी का सिस्टम हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया। मेरा पहले भी मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट पे बात की थी, तो यही बात हुई थी कि कोई भी रिश्ता हम एक सुंदर मोड़ देके क्यों नहीं खत्म कर सकते? उसको जहर बनाना जरूरी है क्या? देखो, पहले तो रिश्ता जब टूटता है ना तो दुख तो दोनों को ही होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको बाद में होशोहवास आता है कि अरे सच में ही रिश्ता टूट गया। पहले तो आप उसमें खुश नहीं थे, अब धीरे धीरे वो उस कगार पे पहुंच गया कि आपको उस रिश्ते को खत्म करना है, राइट? अब जब लड़की कोई केस करती है लड़के पे, तो वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे से डाइवोर्स मांगा, इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया, मुझे फिजिकल वायलेंस दिया। तो ये झूठे जो आरोप है ना, वो एक आपकी छवि को भी डैमेज करते हैं। और लड़के, बहुत सारे लड़के समाज में सफर कर रहे हैं झूठे केसेस से, रेप के केसेस से। मतलब आजकल तो मैरिटल रेप के केस भी लड़कियां लगाने लगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को मैरिटल रेप किया। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो ये केसेस हैं लड़कों के ऊपर झूठे ही हैं। और लड़कियों के ऊपर, लड़की जैसे ही छोड़ के जाती है तो ससुराल वाले कह देते हैं, चाहे वो 10 साल रही हो, 15 की, कैरेक्टरलेस थी इसलिए चली गई, लड़कों के साथ थी इसलिए चली गई। भाई और भी कारण है रिश्ते को छोड़ने के लिए, ये हो सकता है ना भी हो, शायद वो दोनों ही खुश ना थे, लेकिन लड़के और लड़की को म्यूचुअली ये बात करके कि हम किसी पे कीचड़ उछालने की बजाय इस रिश्ते को जैसे शुरू किया था उसे वैसे खत्म भी किया जा सकता है, राइट? आप दोनों दोस्त रह सकते हैं, आप दोनों बाद में कहीं मिलेंगे तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ऐसे केसेस जो लड़कियां लड़कों पे लगाती हैं, वो खुद अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी समाज में कम करती हैं। और उनको पता होता है वो झूठ बोल रही हैं, या डॉरी है, या फिर रेप है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है। अगर आप अपने आप को अपनी ही नजरों में गिरा रहे हैं, लड़के को भी पता है कि मेरी वाइफ कैरेक्टर वाइज ठीक थी जब तक वो मेरे साथ थी, लेकिन जब लड़का कह रहा होता है, वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने बच्चों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने गिरा रहा होता है। तो आप एक दूसरे को डिग्निटी के साथ छोड़िए, एक दूसरे को प्यार के साथ छोड़िए, ताकि अगर कल को समाज में, सोसाइटी में आप कहीं मिल गए तो आप एक दूसरे के लिए नफरत ना पैदा करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट से ही मिलें एक दूसरे को।
यहाँ मुझे यही कहने का मन हो रहा है कि इतनी अक्ल होती तो अपना ब्याह बचा लेते। बात तो अक्ल बिना ऊँट उगाने की होगी नहीं, अगर इतनी अक्ल होती, आपने बिल्कुल ठीक बताया, शादी बचा लेते। लेकिन आप कई बार 100 बार भी ट्राई कर रहे होते हैं ना, वो शादी नहीं बचती है। इसका मतलब वो शादी में आप एक दूसरे को रहने के लिए नहीं बने हैं। जब आप एक अच्छे रिश्ते में होते हो ना पंकज, तो साइड के जो रिश्ते होते हैं, इन लॉज हो गए या आपकी साइड की फैमिली हो गई, कोई वो ना हम साइड में रख लेते हैं कि चलो कोई नहीं, ये ठीक से रह रहा है ना, ये प्यार करता है ना, तो हम इनको निभा लेंगे, चलेगा। तो मैं काउंसलिंग करते हुए सबसे पहले यही बात कहती हूँ कि ये जो रिश्ता है ना मैरिज का, ये सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता है। इसमें तीसरा पर्सन है ना आ ही नहीं सकता। वो वैक्यूम होना ही नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में कि तीसरा आदमी आके और आपके लाइफ में इंटरफेयर करे। चाहे वो खुद के आपके बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे आपके माँ बाप ना हो, चाहे लड़की के माँ बाप क्यों ना हो, उनके दोस्त क्यों ना हो, अगर आप दोनों में प्यार है ना तो उस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। आप दोनों में रिस्पेक्ट है तो उस रिश्ते को कोई तोड़ ही नहीं सकता। बहाने तब मिलते हैं लोगों को जब वो खुद भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, राइट। और मैंने ऐसा भी देखा, आपने वो गाना सुना है ना कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, दे आर कमिंग every day out of the home with the smiling face and they are feeling so bad inside and they have to show to the public that they are happy. वो जो एम्प्टीनेस है ना, वो आपको खा जाती है, वो होलो पैदा कर देती है ना, वो खा जाती है आपको। जो एक आपकी ताकत है या आपका आप में जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, उस एनर्जी को वो जो होलोनेस होती है, वो जो खालीपन होता है, वो खत्म कर देता है। 10 बीमारियां लग जाएंगी। क्योंकि इसमें एक और रीजन है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ही सफर क्यों होती हैं, क्योंकि ना शादी के बाद वो बच्चों में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो वो अपने उनको बताइए ऐसा गया कि शादी के बाद बच्चे हैं और बच्चों का आपको ख्याल रखना है, शादी के बाद इन लॉज हैं उनका ख्याल भी आपको ही रखना है, और पति का भी ख्याल आपको ही रखना है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि उनका ख्याल कौन रखे। तो अब यहां से एक मैसेज ये जाना चाहिए आज इस पॉडकास्ट से कि आपको अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके अंदर है ना वही आप दूसरों को देते हैं। आप जॉयफुल हैं तो आप दूसरों को जॉय देंगे, आप हैप्पी हैं तो आप दूसरों को हैप्पीनेस देंगे, आप सैड है ना तो आप चाहे कितना ही खुश रहने का प्रयास कर लीजिए, आप वो सैडनेस अपने आसपास को दे रहे हैं। तो आप पहले अपने आप की प्रायोरिटी बनिए, तब आप दूसरों को प्रायोरिटी बनाइए। पंकजा, हमने बहुत सारी बातें करी शादी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। अच्छा, मुझे कोई भी अपने व्यूअर्स को कोई ऐसे टिप्स दो जो उनके काम आ सके। So if you're asking about 2 tips to run a relationship in a healthy manner, emotional intimacy must be the strongest intimacy. If you are emotionally connected, your marriage will be sustained forever. And second is understanding and communication. If you communicate what you are feeling and what you want to talk about, and that is the most beautiful relationship. You can be very good friends and be friends in the marriage. Don't judge each other. That's the message I would like to give. Thank you so much for having me today. Thank you, Pankaja, for being with us again. आज के पॉडकास्ट में हमने पंकजा से फिर से बहुत सारी बातें करी और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी भी। आपका लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो प्लीज जरूर हमें बताएं, जरूर कांटेक्ट करें। हम आपको भी यहाँ लेके आएंगे और आपकी स्टोरी भी हम लोगों के सामने लेके आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।